जय हिंद। आज हम बात कर रहे हैं कि एरिस्टोटल के व्यूज स्लेवरी पर क्या रहे। सबसे पहले एरिस्टोटल बताता है कि किस प्रकार से प्रॉपर्टी का ही एक पार्ट है स्लेवरी या दास्ता। आगे वो बताता है कि लाइफ को जीने के लिए फैमिली में दासों का होना आवश्यक है और ये बेसिक है उसके स्लेवरी सिस्टम का या उसके दास्ता के प्रकार का। किस प्रकार से दास हेल्प करते हैं परिवार में और परिवार हेल्प करता है किसी भी राज्य में। वो ये बताता है कि संपत्ति के अन्य जो रूप होते हैं उसकी तरह दास भी जो फैमिली है उसके परफेक्ट संचालन के लिए आवश्यक होता है और ये उसका बेस है। आगे वो बताता है कि स्लेवरी क्यों आवश्यक है। स्लेवरी है, फर्स्ट है स्लेवरी इज ए नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन। ये स्लेवरी क्या है? एक प्राकृतिक संस्था है। प्राकृतिक संस्था किस प्रकार से है? जैसे हमें हमारी फैमिली के संचालन के लिए प्रॉपर्टी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से जो स्लेव्स हैं वो भी परिवार की संपत्ति का ही एक पार्ट है। इसलिए फैमिली के समान ही दास्ता भी नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन है। स्टेट में फैमिली है और फैमिली में स्लेव्स का होना आवश्यक है। दूसरा वो बताता है स्लेवरी इज गुड फॉर बोथ। किस किस के लिए? एक तो स्लेव के लिए और दूसरा उसका जो मास्टर होगा, मास्टर मतलब उसकी फैमिली होगी, उन दोनों के लिए ही आवश्यक है। कैसे बताता है? पहली बात तो वो फैमिली की बात करता है। फैमिली के हित में कैसे होगा? जो स्वामी वर्ग के व्यक्तियों को राज्य के न्यायिक, प्रशासनिक या लेजिस्लेचर संबंधी जो कार्य करने होते हैं, इन सारे कार्यों को करने के लिए उसको कंप्लीट टाइम चाहिए होता है। जब स्लेव्स उनके पास होंगे और उनके घर के कार्य कर देंगे तो जो भी उनके मालिक होंगे, जो उनका स्वामी होगा, जो उनकी फैमिली होगी, उनको सोचने के लिए टाइम मिल जाएगा और वे राज्य के कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र होंगे और अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। दूसरा वो बात करता है कि वो स्लेव के हित में किस प्रकार से होंगे। वो कहता है कि नेचर ने जो स्लेव्स हैं उनको फिजिकल पावर तो दी है लेकिन उनको मेंटल पावर नहीं दी है। तो नेचर ने क्या किया है? नेचर ने उनका जो मेंटल पावर कम कर दिया, इससे वो अपना रीजन है उसको डेवलप नहीं कर पाएंगे और वो ठीक प्रकार से नहीं रह पाएंगे। इसलिए उनके हित में, स्लेव के हित में क्या है कि वो अपने मास्टर्स या अपने जो फैमिली है वो उसके साथ ही रहे। ये दोनों के लिए परफेक्ट रहेगा, ऐसा अरस्तु का मानना है। आगे वो बात करते हैं कि काइंड्स ऑफ स्लेवरी क्या है, दास्ता के प्रकार क्या है। वो दो प्रकार की दास्ता को एक्सेप्ट करता है। कौन कौन सी है? एक तो है नेचुरल, प्राकृतिक दास्ता जिसे हम कहते हैं, और दूसरी होती है कैजुअल और लीगल, मतलब आकस्मिक और कानूनी दास्ता की वो बात करता है। पहले हम बात कर रहे हैं नेचुरल स्लेवरी क्या है। वो क्या कह रहा है कि कुछ पीपल्स कैसे होते हैं, वो अनइंटेलिजेंट होते हैं, फुलिश होते हैं। कैसे होते हैं? बाय बर्थ ही होते हैं, मतलब उनमें दिमाग की कमी होती है। अगर उनमें कम दिमाग है, उनमें मानसिक योग्यता कम है और वो फिजिकली बिल्कुल फिट है, तो वो क्या होंगे? नेचुरल स्लेव्स होंगे, मतलब प्राकृतिक दास होंगे। प्रकृति ने उनको जन्म इसीलिए दिया है ताकि वे दास बन सके। और एरिस्टोटल क्या कर रहा है? ऐसी वाली जो स्लेवरी है उसका पूर्ण समर्थन करता है। वो ये कहता है कि स्लेवरी अच्छी है और फैमिली और राज्य के हित में है। दूसरा वो बात करता है वो है लीगल स्लेवरी। लीगल स्लेवरी कौन सी होती है? वो ये कहता है कि प्राचीन समय में क्या होता था कि जब भी कोई युद्ध होती थी या कोई अन्य कोई कारण होता था, एक राज्य दूसरे राज्यों पर जब अधिकार कर लेता था तो वहाँ के लोगों को क्या बना लेता था? अपने दास बना लेता था। तो एरिस्टोटल ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको लीगल स्लेवरी की श्रेणी में देता है। आगे वो ये भी बताता है कि जो आकस्मिक या कानूनी दास होते हैं तो वो ठीक नहीं होते हैं, अर्थात उन्हें किसी भी प्रकार से दास्ता नहीं करनी चाहिए और फैमिली के भी हित में यही होता है कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द स्वतंत्र कर दे। वो सेकंड वाली जो दास्ता है इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। आगे एरिस्टोटल बात करता है
कि वो फुली सपोर्ट करता है नेचुरल स्लेवरी का, लेकिन वो लीगल स्लेवरी का सपोर्ट नहीं करता है, वो उनकी स्वतंत्रता के पक्ष में है। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म की, आलोचनाओं की, कि अरस्तु की जो स्लेवरी है उसकी क्या क्या आलोचनाएं हैं, मतलब उसने क्या क्या गलत कहा और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या ये चीज़ पॉसिबल है। पहला आता है स्लेव इज़ नॉट ए फैमिली प्रॉपर्टी, मतलब जो दास है वो परिवार की संपत्ति नहीं है, या अगर उसने किसी मनुष्य को संपत्ति में काउंट किया है तो वो बिल्कुल गलत है। दूसरा वो बात करता है इक्वलिटी की। वो क्या कहता है कि इक्वलिटी इन ह्यूमन इज़ इम्पोर्टेंट, सभी जो मनुष्य है वो समान है, अतः उनमें किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अगर भेदभाव करेंगे तो कुछ लोग उच्च हो जाएंगे और कुछ निम्न हो जाएंगे, जो वर्तमान में स्वीकार नहीं किया जा सकता। तीसरा हम बात करते हैं कि उसने नेग्लेक्ट किया है किसको, मैनुअल लेबर को, उसने शारीरिक श्रम की उपेक्षा की है। अरस्तु ने दासता की प्रथा द्वारा शारीरिक श्रम को अपमानित किया है और ऐसा अन्य विद्वान भी कहते हैं। फोर्थ वो बात करता है, वो ईगो की बात करता है, किसी कास्ट के ईगो की वो बात कर रहा है। कास्ट के ईगो की बात क्यों कर रहा है वो, अरस्तु ने ये कहा है कि यूनानियों को सर्वश्रेष्ठ माना जाना चाहिए और यूनानियों को किसी भी कंडीशन में स्लेव नहीं बनाया जा सकता, इसलिए यहाँ पर उसके जातीय अहंकार की बात सामने आती है, जो कि बिल्कुल गलत है। फिफ्थ वो बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि मॉडर्न एरा में ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, आधुनिक युग के अनुरूप नहीं है। आधुनिक युग के अनुरूप क्यों नहीं है, आधुनिक युग में मानवीय समानता की बात हम करते हैं, और अगर डेमोक्रेसी है तो यहाँ पर जितने भी ह्यूमंस हैं उनके बीच में लिबर्टी, इक्वलिटी या भाईचारे के संबंधों पर हम बल देते हैं, जो कि हमारा जो स्लेव सिस्टम है इससे बिल्कुल भी मैच नहीं करता, इससे बिल्कुल अपोजिट है। इस प्रकार से हम ये कहते हैं जो अरस्तु ने स्लेवरी से रिलेटेड जो विचार दिए हैं वो वर्तमान सभ्यता में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।